करेंगे आपकी वर्कशीट 51, जिसमें मेंडल ने जो प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर, ठीक है, हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पर ये वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सेल्फ पॉलिनेशन मतलब स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन मतलब संकरण, इनको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ ताकि आपको फिर वर्कशीट आसानी से समझ आ सके। देखिए बेटा, ये जो चित्र है आपके सामने, इसमें स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ मतलब अपने ही एक ही पौधे में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, आप एक दो तरीके से कह सकते हो रिप्रोडक्शन या जनन होता है। ये एक फूल है और ये जो है, ये जो आपको दो हरे रंग के दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम एंथर कहते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का, मेल प्रजनन पार्ट है। अब क्या होता है बेटा, इसमें परागण लगे होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जिन्हें कहते हैं। फूलों में आपने देखा होगा, कोई भी फूल आप देखेंगे आपको बीच में बारीक बारीक से छोटे छोटे से दाने दिखाई देंगे, कोई काले रंग का, फूल के रंग के हिसाब से, ठीक है। अब क्या होता है, स्वपरागण में क्या होता है, मान लो यहाँ पर कोई मधुमक्खी आई या कोई तितली आई, आपको पता है ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये सबसे नीचे वाला, जहाँ पर यहाँ पर नेक्टर होता है। नेक्टर मतलब जो फूल का रस होता है जिसे पीने के लिए आपको पता है ये जो कीड़े मकोड़े मतलब तितली या मधुमक्खी वो यहाँ आते हैं, यहाँ से वो अपने चूसते हैं उस रस को, और उस दौरान क्या होता है, उनके पैरों पर या उनके पंखों पर ये परागण जो है चिपक जाते हैं। अब मान लो वो यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ बैठ गए, ये जो है ये फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का, ठीक है, मादा वाला जो कह सकते हैं। अब जब मान लो वो मधुमक्खी, एक मधुमक्खी का उदाहरण लेते हैं, वो यहाँ से उसने रस चूसा और मान लो उसके पैर में यहाँ से परागण लग गए, जो छोटे छोटे परागण होते हैं फूल में, मान लो वो उसके लग गए पैर में और वो यहाँ बैठी, तो क्या हुआ, ये जो परागण है उसी फूल में, एक ही फूल है ना, अपने ही फूल के मेल पार्ट से फीमेल में वो परागण आ गए और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाते हैं, यहाँ उनका निषेचन होता है, यहाँ पर जो फीमेल पार्ट है यहाँ पर उसके अंडे होते हैं, ठीक है। और ये फूल की बात हो रही है बेटा, और जब यहाँ पर ये जाते हैं और इनमें रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ पर फिर नए बीज बनते हैं। तो ये तो हो गया बेटा स्वपरागण। अब ये जो आपके सामने चित्र है वो है क्रॉस पॉलिनेशन या संकरण का। इसमें क्या होता है बेटा, दो अलग अलग पौधे हैं, दो अलग अलग फूल हैं, आप देख रहे हो। अभी जो मैंने आपको एक फूल में दिखाया था, ये जो पार्ट होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल का, ठीक है। अब यहाँ पर आपको इन्होंने एक बग भी दिखाया हुआ है, मतलब मधुमक्खी समझ लो, मधुमक्खी दिखाई हुई है, देखो वो यहाँ बैठी, उसने इस फूल का रस पिया, यहाँ से उसके शरीर पर, उसके पैरों पर ये परागण चिपक गए और वो फिर उड़ के दूसरे फूल पे चला गया। और फिर उसने क्या किया, अब ये स्टिग्मा जो ये कह रहे हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फूल का, मादा प्रजनन अंग है, तो इसने क्या किया, इस फूल के परागण लेकर यहाँ पर छोड़ दिए, फिर वो परागण अंदर नीचे देखो आप, ये नली सी दिख रही है, यहाँ जाकर उनका निषेचन होता है और फिर वहाँ नए बीज बनते हैं। बेटा अब ये वर्कशीट देखते हैं हम, मेंडल ने क्या प्रयोग किए और जो मैंने अभी आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बताया है उनका यहाँ पर क्या यूज़ होने वाला है वो हम देखेंगे। तो देखो बेटा, हमें पता है मेंडल ने मटर के दानों पौधों को ही लिया अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, आनुवंशिकता का, क्योंकि वो बहुत इस चीज़ से हैरान था। कई बार क्या होता है, मान लो एक पेरेंट है, एक मम्मी है और एक पापा हैं, मम्मी के तो मान लो सिल्की बाल हैं और पापा के कर्ली हेयर हैं, तो उन्होंने देखा जो बच्चा है कई बार ना तो उसके मम्मी जैसे बाल होते हैं ना पापा जैसे बाल होते हैं, ठीक है, उसके अलग ही तरीके के बाल होते हैं। जैसे आप आँखों का एग्जांपल ले लो, मान लो मम्मी की काली आँखें हैं, पापा की भूरी आँखें हैं, पर बच्चा हुआ उसकी थोड़ी सी नीले रंग में आँखें हैं। तो इन्हीं को नज़र में ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए कि भाई ऐसे कैसे होता है, कैसे आनुवांशिकता मतलब लक्षण जो हैं पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं और उनमें इतनी कई बार विभिन्नता क्यों आ जाती है,
उसके लिए उन्होंने मटर के पौधों के ऊपर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। यहाँ पर बताया गया बेटा उन्होंने 30, कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता कि 2-4 बार किया और आपने तो मेंडल ने 30,000 मटर के पौधों पर अपना परीक्षण किया और फिर उन्होंने अपने आनुवंशिकता के नियम दिए, लॉज दिए, अपने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, और बताया कि लक्षण किस तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। कई बार कोई लक्षण पेरेंट्स में होता है पर वो बच्चों में नहीं आता। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं पहले इस वर्कशीट को। मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए। वह आनुवंशिकता अथवा माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य का अनावरण किया। अनावरण करना होता है खोला उस रहस्य को। ठीक है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने मटर के पौधों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्होंने क्या किया कि मटर के पौधे उगाए। यहाँ पर अब जो मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन था वो बताती हूँ आपको। मान लो उन्होंने एक पौधा तो लिया लंबा मटर का, एक उन्होंने लंबा मटर का पौधा लिया और एक उन्होंने छोटा पौधा लिया। ठीक है, उन्होंने उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब इसमें जो फूल थे उसके परागकणों को इसके फूलों में डलवा दिया और फिर जो बीज बने, ठीक है, उनको उगाया। और जब उसने उन बीजों को उगाया तो वो बहुत हैरान हुआ, मतलब वो ये समझ ही नहीं पाया, आप भी सुनकर हैरान होगे कि जो बाकी पौधे उगे ना वो सब लंबे थे जब उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक है, जितने भी पौधे उगे वो सब लंबे थे, एक भी पौधा ऐसा नहीं था जो कि छोटा हो। तो इससे तो उन्हें चक्कर आ गया कि ये क्या हो गया, छोटे पौधे के लक्षण कहाँ गए। अगर आनुवंशिकता में ये होता है कि मम्मी पापा के गुण ही बच्चों में आते हैं, अब जैसे यहाँ पर मम्मी पापा हो गए मटर के पौधे, तो जो उनके बच्चे हुए, जो दूसरी जनरेशन हुई, ये तो पहली जनरेशन हो गई ना ये वाली जिसका उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। अब ये जो उनके बच्चे हुए इसको आप लिखोगे F1। ठीक है, F1 जनरेशन। तो वो सब लंबे कैसे हुए। फिर उन्होंने दोबारा बहुत सारे पौधों पर एक्सपेरिमेंट किया। अगली बार उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने अब की बार किया सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स जो पहली बार उन्होंने जो लंबे और छोटे पौधे मिलाए थे तो जो रिजल्ट आया उससे सारे लंबे लंबे पौधे बने। ठीक है, अब की बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लंबा पौधा लिया जिसमें फूल थे और उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराया मतलब जो उस फूल में स्त्री वाला पार्ट था, मादा वाला, पुरुष वाला जो परागण थे वो मादा प्रजनन अंग में डाले, जो मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया था फूल के, और फिर उससे जो बीज बने उसको उन्होंने बोया, उन बीजों को उन्होंने बोया, और वो जो उन्होंने देखा रिजल्ट उससे वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गए। अब की बार क्या हुआ बेटा, कई पौधे तो लंबे थे और कुछ पौधे ऐसे थे जो छोटे भी थे। अब ये हैरान करने वाली बात तो थी ही, क्योंकि अब की बार उन्होंने सिर्फ लंबे वाले पौधे का, जो ये वाले पौधे उगे थे, इनका उन्होंने खुद सेल्फ पॉलिनेशन कराया, मतलब उन्हीं के साथ किसी एक पौधे का फूल लिया और उसी में पॉलिनेशन कराया, परागण कराया। तो रिज़ल्ट तो भैया पूरे बड़े पौधे आने चाहिए थे, लेकिन जो उनके रिज़ल्ट आया उससे वो बहुत हैरान हुए। पर उन्हें समझ आ गया कि आनुवंशिकता कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। तो उसके लिए उन्होंने अपने 2 नियम दिए। तो पहला नियम था मेंडल का प्रभाविकता का नियम और दूसरा नियम था मेंडल का पृथक्करण का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद होनी चाहिए, पेपर में आ सकता है कि मेंडल के नियम बताओ और उनको एक्सप्लेन करो। तो जो मेंडल का प्रभाविकता का नियम है, मेंडल द्वारा प्रस्तावित प्रभाविकता का नियम यह कहता है कि जब विषम युग्मजी परस्पर विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण करवाया जाता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था ना कि एक उन्होंने लंबा पौधा लिया था, एक छोटा पौधा लिया था, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। संकरण का मतलब आपको समझ आ गया। तो जो उनके बच्चे हुए, जो उनकी संतति हुई, उनमें विरोधी लक्षणों में से एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि सिर्फ बड़े बड़े पौधे ही उगे जब उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। इसका मतलब जो छोटा पौधा था उसके जो लक्षण थे वो दब गए, जो लंबा पौधा था उसके लक्षणों ने छोटे पौधे के लक्षण को दबा दिया, वो आ ही नहीं पाया। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि वो छोटे पौधे के लक्षण गुण खत्म हो गए, वो छुपे रहते हैं
ये जो अगली पीढ़ी आई F1, उसमें वो लक्षण हैं, दिखाई नहीं दे रहे, छुपे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो अप्रभावी लक्षण है वो छुपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में चला जाता है। ठीक है, यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के दो प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। अब प्रभावी लक्षण क्या होता है? लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं। उदाहरण, गोल बीज, बैंगनी फूल रंग के फूल। क्योंकि ज़्यादातर बेटा ये मटर के जो दाने होते हैं आप देखोगे गोल बीज ही होते हैं उनमें, और उनके ज़्यादातर पौधों में बैंगनी रंग के फूल होते हैं। अभी ये आपको और क्लियर होगा, मैं आप आगे इनका आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी कैसे लंबे ही पौधे हुए पहले केस में। ये तो पहला नियम हो गया मेंडल का। अब दूसरा नियम देखते हैं हम, मेंडल का पृथक्करण का नियम। इसमें तो प्रभावकता आ गई कि कोई एक लक्षण ज़्यादा प्रभावी होता है, वो दूसरे लक्षण को दबा देता है, उभरने नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लक्षण खत्म हो गया है, वो छुपा रहता है और फिर अगली से अगली किसी ना किसी पीढ़ी में वो आ जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा किसी फैमिली में सब गोरे गोरे बच्चे हैं, उनके दादा दादी गोरे हैं, उनके भी दादा मम्मी पापा गोरे हैं, 3-4 पीढ़ियाँ गोरी हैं, लेकिन कई बार एक बच्चा ऐसा हो जाता है जो काला हो जाता है। तो ये जो वो बच्चे का रंग काला आया वो अभी तक अप्रभावी लक्षण था जो दबा हुआ चला आ रहा था। लेकिन इस केस में क्या हुआ, अब की बार वो लक्षण प्रभावी हो गया। कभी उस वंश में कोई ना कोई इस रंग का रहा होगा, तो 3-4 पीढ़ी के बाद भी बेटा लक्षण उभर कर आ सकते हैं। तो ये हो गया प्रभाविकता का नियम। अब हम दूसरा नियम करेंगे, मेंडल का पृथक्करण का नियम। एक संकर क्रॉस, वही क्रॉस कहते हैं जिसे। अब मेंडल का पृथक्करण का नियम यह कहता है, जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि 2 विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे में संकरण कराया गया तो वंशज उत्पन्न हुए, उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ और उससे अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार के लक्षण 3:1 के अनुपात में प्रदर्शित हुए। इसको समझाती हूँ बेटा अभी मैं आपको। तो देखो बेटा, मैं आपको जो उन्होंने पहला किया था, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है, नहीं तो लेसन ये समझ नहीं आ पाता है। ये मैं एक लंबा पौधा ले रही हूँ बेटा, ठीक है। अब हमें पता है, मान लो ये लंबा पौधा है, तो आपको क्या करना है, इसकी अभी हम जो मेंडल ने प्रयोग किया पहली बार, उसने सिर्फ अभी पौधों की लंबाई वाले लक्षण को ही प्रयोग में लाया वो, और किसी लक्षण को उसने नहीं देखा। तो मान लो ये वाला पौधा है जो, इसकी लंबाई के लिए टी है, टॉलनेस, ठीक है। टी मतलब टॉल प्लांट है ये। अब ये आप कहोगे आपने 2 क्यों लिए हैं, तो हमने पढ़ा था पिछली वर्कशीट्स में कि कोई भी एक जो गुणसूत्र होता है उसमें जो जीन होते हैं उनकी 2 कॉपी होती हैं। एक ये जीन है मान लो, तो एक इस साइड वाला ये गुणसूत्र है, ये वाला इधर हम एक पार्ट ले लेते हैं जीन का और एक इधर ले लेते हैं आमने सामने, इनको बोलते हैं अलील। मतलब 2 कॉपी होती हैं एक ही लक्षण की, ठीक है। तो ये जो लंबा पौधा था इसके लिए टी वर्ड ले लिया हमने, और हमें 2 लेने हैं, हमेशा याद रखना, एक अकेला टी नहीं लेना। फिर उसने अभी जैसे मैंने आपको समझा था, फिर उसने एक छोटा पौधा लिया था, उन दोनों का उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। अब जो छोटा है उसका जो लक्षण है उसको हम स्मॉल टी से दिखाएंगे बेटा, ठीक है। तो मैं आपको बता रही हूँ संकरण, पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, आपको ये अच्छे से समझना है। क्या तरीका होता है बेटा, जैसे ये 2 ले लिए हमने इस वाले पौधे के लक्षण लंबाई के, और ये दोनों हैं, आपको हमेशा याद रखना है हमें 2 लेने हैं जीन के, अलील होते हैं और वो जोड़े में होते हैं, हमेशा याद रखना है इन्हें, ठीक है। ये हमने छोटे टी ले लिए, ये छोटेपन के लिए, ड्वार्फनेस के लिए, और ये टॉलनेस के लिए। अब देखो बेटा, संकरण जब करना है आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे ये वाला टी है, ये वाला टी इस वाली टी से मिलेगा पहले, ये वाला और ये वाला आपस में मिलेंगे, तो क्या बन गया, एक जोड़ा कैपिटल टी स्मॉल टी का, ठीक है। फिर क्या होगा, यही वाला टी इस वाले टी से भी मिलेगा। पॉलिनेशन मतलब हम क्रॉस करवा रहे हैं उनका,
तो इसका बनेगा स्मॉल टी ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ये तो ये हो गया। अब ये वाला भी इस वाले टी से मिलेगा, इसका भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जोड़ा बना रही हूँ मैं, और ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है बेटा, इसमें जो कैपिटल टी है वो प्रभावी लक्षण है, जो टॉलनेस है इसको हम प्रभावी लक्षण मान रहे हैं। तो अब आप ये देखो कि इन दो पौधों से मान लो ये 4 पौधे हुए, 4 हुए नहीं, वो तो डिपेंड करता है कितने बीज उगाए गए, पर जो हम संकरण का तरीका है जो आपकी बुक्स में दिया हुआ है वो ये है। तो आप देखो जो 4 नए जोड़े बने वो कैसे बने, सब में टी है, कैपिटल टी, ये प्रभावी लक्षण है, मतलब ये दूसरे वाले छोटे वाले टी को दबा देगा, उस लक्षण को उभरने नहीं देगा। इसलिए आपने देखा था, मैंने अभी आपको समझाया था कि जितने भी इन दोनों के संकरण से पौधे हुए थे वो सारे के सारे लंबे हुए थे, उनमें छोटे वाले का कोई भी लक्षण नहीं आया था। तो बेटा आपको ये समझ आ गया संकरण वाला। अब मैं आपको समझाती हूँ, जब उन्होंने सारे बड़े ही पौधे लिए, फिर मेंडल ने क्या किया बेटा, जो उनके पहले वाले अभी मैंने जो आपको क्रॉसिंग संकरण दिखाया है उसमें जो पौधा बना था उसमें चारों पौधे इस लक्षण के थे ना, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। आप ये याद रखना, कैपिटल टी मतलब टॉलनेस, स्मॉल टी मतलब ड्वार्फनेस। ठीक है, तो अब की बार इन्होंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण। ठीक है ना, मतलब इसी के फूल का के जो मादा पार्ट था, जो परागण थे, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है परागण, उनको मादा के ही अंडाणु में भेजा और फिर उससे जो बीज बने उन्होंने उससे पौधे उगाए। तो अब जो सारे पौधे उगे मैंने आपको बताया, उनमें कुछ लंबे थे और थोड़े बहुत छोटे भी थे। ठीक है, तो उसको उन्होंने कैसे समझाया है। अब ये जो पौधा है, क्योंकि इन्होंने इसी के साथ पॉलिनेशन कराया ना, इसी वाले लक्षण का इसी लक्षण के साथ कराया, तो अब की बार मैं ये लूँगी। ठीक है, अब की बार देखो बेटा क्या हुआ, जैसे पहले बार में किया था, ये दोनों मिलेंगे तो ये और ये मिलके कैपिटल टी हो गए, ये वाला इससे मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला इससे मिलेगा तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी, मैंने टी को पहले लिख दिया स्मॉल टी को, और जब ये इससे मिलेगा तो देखो स्मॉल टी। तो क्या हुआ बेटा, ये जो 3 थे ये तो फिर लंबे हुए, लेकिन एक अकेला, देखो इसमें दोनों स्मॉल टी हैं, मतलब ये छोटेपन, ये वो लक्षण है जो छोटेपन के लिए दिखाता है, छोटेपन को, ड्वार्फनेस को दिखाता है। तो उन्होंने देखा कि जब हमने एक ऐसा पौधा लिया जिसमें दोनों लक्षण थे, ठीक है, तो उनसे जो उनके पॉलिनेशन से जो बच्चे हुए, जो नई पीढ़ी आई, इसको उन्होंने F2 बोला, जो पहली पीढ़ी आई थी उसको F1 बोला। तो देखो क्या हुआ, 3 पौधे तो लंबे बन गए और एक पौधा छोटा, तो 3:1 के अनुपात में बने। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको दोनों नियम समझ आ गए होंगे। मेंडल का प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम मतलब कि 2 लक्षणों में जो एक लक्षण ज़्यादा प्रभावी होता है वो ही पहली पीढ़ी में अगली पीढ़ी में आता है, जैसे F1 में। ठीक है, अप्रभावी लक्षण खत्म नहीं होता बल्कि वो छुपा रहता है, और जब नया हम उसके आगे पॉलिनेशन संकरण कराते हैं या प्रजनन होता है दोबारा, तो किसी ना किसी मतलब अगली पीढ़ी में वो लक्षण उभर कर आ जाता है। तो प्रभाविकता का नियम कि कोई एक लक्षण जो प्रभावी होता है वो ही अगली पीढ़ी में आता है। और पृथक्करण का नियम, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, मान लो एक मम्मी है जिसकी आंखें नीले रंग में हैं और पापा की आंखें भूरे रंग में हैं, तो जो बच्चे की आंखों का रंग है वो उन दोनों का मिश्रण नहीं होगा, अलग से भी उसकी आंखों का रंग आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इनको अच्छे से 2-3 बार समझना, वीडियो से और बुक से पढ़ना। अब मैं आपको इनके प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ। देखो बेटा, पहला प्रश्न है प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। तो प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का यहाँ पर दिया हुआ है। पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए संकर क्रॉस का चित्र बनाइए, ये भी आपको मैं बना के भेजती हूँ। विषम युग्मजों को परिभाषित कीजिए। विषम युग्मज क्या होते हैं बेटा, जैसे मैंने आपको कैपिटल टी, मान लो ये एक लंबाई का गुण है टॉलनेस का, तो ये तो हो गया सम युग्मज, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। और जो अगर एक कैपिटल टी लें एक स्मॉल टी ले लें तो ये विषम युग्मज हो गया। ठीक है, और चौथा, एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। मतलब जैसे ये पहला नियम है इसका, हमने देखा था जब पहली बार हमने एक लंबा और एक छोटा पौधा लिया, तो जो F1 पीढ़ी आई उसमें वो लक्षण उभर कर नहीं आया, व्यक्त नहीं हुआ, आया है वो उस पीढ़ी में लेकिन वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, इसका मैं भी आपको रिटर्न में बता देती हूँ।